अस्सलाम वालेकुम। आईएसएफ के प्लेटफॉर्म से मैं मुबश्शिर शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अयूब साहब। हम अपनी 2 सेशंस जो पॉडकास्ट के ट्रैक टू पाकिस्तान के सक्सेसफुली अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट कर चुके हैं और हमने देखा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो ब्रिटिश ने रूल किया और फिर अलीगढ़ तहरीक को। सर ये बताएं आज की जो हमारी 3rd सेशन है वो किस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया को गवर्न किया एंड हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल देयर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जी अच्छा मुबश्शिर साहब, देखें जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया तो देखें वो जितनी भी जगहों पे रूल कर रहे थे, उनकी अमेरिकन कॉलोनी थी या उनके पास कुछ अफ्रीकन कॉलोनीज थी और फिर ये रिसेंट जो इनकी इंडियन कॉलोनी थी, दिस वाज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ये सबसे बड़ी कॉलोनी थी। तो इतनी बड़ी कॉलोनी को गवर्न करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, इट वाज अ डॉन्टिंग टास्क। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो ना एक गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई है जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, ताकि उसके जरिए एक तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन उसको इंश्योर कर सकें, उसके साथ जो पूरे इंडिया के अंदर मामलात हैं उनकी सेंट्रलाइजेशन की जा सके। उसके साथ मुबश्शिर साहब वो एक ना इल्यूजन या एक बेसिकली इंप्रेशन ऐसा देना चाहते थे कि देखें हम यहाँ पे जो भी गवर्नेंस के मामला चला रहे हैं वो इंक्लूसिव हैं, वो पार्टिसिपेटरी हैं, यानी कि हम इंडियंस को भी पार्टिसिपेट उसमें करवा रहे हैं। यानी कि उन्होंने कुछ बड़े लिमिटेड या स्कैन नंबर में कुछ इंडियंस को भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, ताकि एक इंप्रेशन ऐसा दे सके कि वी आर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द लोकल कम्युनिटी एंड द पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आर बीइंग डेल्ट एंड बीइंग गवर्न्ड विद ड्यू कंसल्टेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी। तो वो उसके लिए बनाई थी गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा, उसके अंदर फिर डिफरेंट लीगल ड्राफ्ट्स वहां से लेजिस्लेशन होती थी जिसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आते थे। वो बेसिकली बिलीव करते थे स्लो डोज के ऊपर। वो कहते थे एक ही दफा रिफॉर्म्स नहीं लानी, दे शुड बी स्लो डोजिंग, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके ना वो ट्रेन कर रहे थे यहाँ की कम्युनिटी को। तो उसमें जो सबसे पहला जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट था दैट वाज इंडियंस काउंसिल एक्ट 1861। अब इसके अंदर मुबश्शिर साहब उन्होंने सब जो पहली चीज की, क्योंकि उससे पहले एडिशनल मेंबर्स नहीं होते थे, पहले उसकी अगर हम बात करते हैं उसकी कंपोजिशन की या उसकी जो प्रॉपर ड्राफ्ट था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो थे ना वो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव से, गवर्नर जनरल यानी कि ऑफिशियल मेंबर्स से, सिर्फ ऑफिशियल्स होते थे। अब ऑफिशियल में कौन होता था? लीड कर रहा होता था गवर्नर जनरल जो कि बेसिकली प्रेसिडेंट होता था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। उसके साथ जो कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया वो होते थे शामिल। उसके साथ जो ब्रिटिश ने यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया उसके कुछ मेंबर्स होते थे। फिर कुछ और ऑफिशियल्स है जिनको ब्रिटिश ने खुद अपॉइंट किया होता था, दे वर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑफिशियल मेंबर्स। तो ग्रेजुअली पहले वो ये ऑफिशियल मेंबर्स के थ्रू सारा का सारा चीजें गवर्न करते थे, क्योंकि अब देखें जितने भी ऑफिशियल मेंबर्स हैं they had got totally westernized और ये बिल्कुल उन्हीं की कमांड्स के मुताबिक ऑपरेट करते थे, किसी तरह से रेजिस्ट नहीं करते थे, कोई किसी किस्म का चैलेंज नहीं था ब्रिटिशर्स को इनके थ्रू गवर्नेंस अपनी ऑपरेट करने में। तो अब उन्होंने थोड़ा सा इंडियंस को ये रियलाइज करवाने के लिए कि देखें वी आर गिविंग यू रिप्रेजेंटेशन एंड वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस अफेयर्स। तो उन्होंने पहली दफा 1861 के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए। अब मुझे सब ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उनकी तादाद उन्होंने फिक्स कर दी फ्रॉम 6 to 12 कि 6 से लेके 12 तक रखे जा सकते हैं। अच्छा, मसला ये था कि अब पर्पस या एक इल्यूशन ये क्रिएट किया गया कि दे आर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियन कम्युनिटी। अब इंडियन कम्युनिटी की जब आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए जरूरी है कि सोसाइटी के तमाम एलिमेंट्स को आप इंक्लूड करें। अब उसमें फार्मर्स भी आते हैं, अब उसमें आपके पास एलीट क्लास को भी चले आप ऐड कर लें, उसके पास आपकी पुअर क्लास भी, मिडिल क्लास भी आती है। इंडिया के अंदर जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी सब में से अगर आप एक एक मेंबर लें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द मटीरियलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इट इज ट्रू इंक्लूजन एंड ट्रू पार्टिसिपेशन। लेकिन उन्होंने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इसमें ऐड किए मुबश्शिर साहब, अगर आप उनका वो बैकग्राउंड देखें तो मोस्ट ऑफ देम वर द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब वो प्रिंस अपनी पूरी सोसाइटी को या सोसाइटी के एक आम मेंबर को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सिमिलरली इनके अंदर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, बड़े बड़े जमींदार थे, एजुकेटर्स थे। अब ये वो लोग थे जो कि बेसिकली आप समझ लें दे बिलोंग टू द एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दे वर नॉट रिप्रेजेंटिंग द पुअर कम्युनिटी और द मिडिल क्लास कम्युनिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो वो जो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन थी या जो एक ट्रू कंसल्टेटिव
फंक्शनल जो डेमोक्रेसी की वो बात कर रहे थे इंडिया में, दैट वाज नॉट एक्चुअली मटेरियलाइज्ड इन द फेस ऑफ देयर कंपोजिशनल डायनामिक्स जो उन्होंने यहाँ पे बनाए थे। इसके साथ विश्व साहब जो उन्होंने भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए थे ना, आप ये समझ लें कि उनकी हैसियत क्या थी। उनकी वही हैसियत थी कि देवर खामोश, जिसको कहते हैं खामोश तमाशाई, कि वो सिर्फ सेशन में बैठते थे और देख रहे हैं, वो बस ऑफिशियल मेंबर्स की आनियां जानियां देख रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। दे वर सिंपल साइलेंट स्पेक्टेटर्स, दे कुड नॉट इवन आस्क क्वेश्चंस, दे कुड नॉट रेज एलिगेशंस, दे वर सिंपल, दे यूज्ड टू लिसन टू द डिबेट जो भी वहां पे हो रही होती थी। उनके पास इवन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करने की भी परमिशन नहीं होती थी। अच्छा, उसके साथ फिर जितनी भी वहां पे लेजिस्लेशन होती थी, मुबश्शिर साहब, ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के दौरान जो सारा वहां पे प्रोसीजर चल रहा होता था गवर्नेंस का, उसमें इंडियंस को कंसल्ट किया ही नहीं जाता था। अच्छा। यानी कि वो जो भी प्रोसीजर आना है, क्योंकि उसमें जो अल्टीमेट अथॉरिटी थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, उसको ये भी पावर दे दी गई कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो इट मींस अगर वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है तो फिर ऑर्डिनेंस पास करने की एबिलिटी होते हुए उसको जरूरत नहीं है कि वो किसी भी इंडियन मेंबर की कंसल्टेशन ले या उसकी राय मालूम करे, क्योंकि वो जब ऑर्डिनेंस पास करेगा इट वुड हैव जो ऑटोमेटिक जो है ना, इसके पास एक इम्प्लीमेंटेशन जो अथॉरिटी होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे जो 1861 का एक्ट आया, इसमें इंडियंस को सिंपली जो है ना वो बिट्रे करने की कोशिश की गई। एक उनको एक इल्यूजन क्रिएट ऐसा किया गया कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस, कि जहां पे वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेशन की एक्सटेंट क्या होगी, उनको अथॉरिटी कितनी मिलेगी, या फिर उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी, डिलिमिटेशंस क्या होंगी, वो आप समझ लें कि it was inclusion without inclusion. Oh, yes. It was participation without participation. ये बेसिकली 1861 था। अच्छा, खैर इसके बाद मशहूर फिर दूसरा जो लीगल ड्राफ्ट आया, दैट वाज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। अब इसके अंदर सिंपल कुछ, बाकी तो ऐसा स्ट्रक्चर तो वही था मुबश्शिर साहब, लेकिन कुछ चेंजेस, कुछ अपग्रेडेशन कर दी गई, क्योंकि जब उनको पता चला कि बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है इंडियन कम्युनिटी की तरफ से कि जनाब आप क्या ये तो आपने पैटी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी है, पैटी कैबिनेट के यानी कि ऐसी कैबिनेट जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास ना क्वेश्चनिंग एबिलिटी है, ना उसके पास कोई समझ लें अपोजिंग एबिलिटी है, सिंपल एक्सपेक्टेशन है वहां पे, वो देखेंगे चीजों को। तो फिर उन्होंने कुछ ग्रेजुअल इसके अंदर में इंप्रूवमेंट्स लेके आए। तो 1892 के अंदर एक तो उन्होंने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे मुबश्शिर साहब, उनकी तादाद बढ़ा दी, और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, बंगाल में, मद्रास में, कलकत्ता के अंदर डिफरेंट जगहों पर उन्होंने उसकी तादाद बढ़ा दी। सिमिलरली इसके साथ उन्होंने उनको क्वेश्चंस करने की इजाजत दे दी, यानी कि पहले सवाल नहीं कर सकते थे, अब सिर्फ क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन का आगे एज सच लेजिस्लेशन में रोल कोई नहीं था, यानी कि देवर सप्लीमेंटरी क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि आप सवाल करें, हम सुन लेंगे, दैट्स इतना, आप भी खुश हो जाएंगे आपने सवाल कर लिया, हमें भी पता चल गया कि आपने पार्टिसिपेट कर लिया, ना इससे कुछ कम ना इससे ज्यादा, यानी कि इसकी कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं थी लेजिस्लेशन के अंदर। इसका मतलब ये कि वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लेजिस्लेशन। और दूसरा ये था कि जब लेजिस्लेशन होती थी तो उसके लिए कोई प्रॉपर रेगुलर कंडक्ट नहीं था, यानी कि ये मैटर नहीं करता था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोरम पूरा होना चाहिए, कितने मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, कितने सेशंस होने चाहिए, और उसके अंदर वोटिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, दे वर टोटली वेग। यानी कि आप देखें जब इंडिया के अंदर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ तो सिर्फ एक सेशन में पास हो गया, उसके लिए वोटिंग को भी कंसीडर नहीं किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे इस तरह की जो शैम डेमोक्रेसी थी वो यहाँ पे एक्सरसाइज की गई। तो बेसिकली वो जो थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स, उनका जो एक्चुअल गोल था मुबश्शिर साहब, वो यही था कि दे वांटेड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, they wanted to centralize their authority, they wanted to control the dynamics of Indian governance। वो इसको यहाँ पे बेसिकली वो जो वेस्टर्नाइज करना चाहते थे यहाँ की पॉलिटिक्स को, और यहाँ की गवर्नेंस के अंदर वही जो एक ब्रिटिश गवर्नेंस जो एक इम्पैक्ट है वो यहाँ पे इंकलकेट करना चाहते थे। और उसके लिए फिर ग्रेजुअली ये सारी चीजें उन्होंने की। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 आया, फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आया, लेकिन एक्ट्स जरूर आए, एक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर जरूर बना, एक कैबिनेट लाइक स्ट्रक्चर या कंपोजिशन जरूर बनी, बट इट वाज नॉन फंक्शनल, इट वाज नॉन रिप्रेजेंटेटिव, इट वाज नॉन कंसल्टेटिव, यानी कि जो आप समझिए वो सिंपल स्ट्रक्चर विदाउट एनी फंक्शन। ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट तो था लेकिन फंक्शनल यूनिट नहीं था। यानी कि इंडियन कम्युनिटी के पास कोई एक्चुअल
जो प्रिविलेजेस या एक्चुअल जो प्रेरोगेटिव्स थे वो नहीं थे कि वो अपने इंडियन सॉइल के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकें, या अपने जो एक्चुअल कंसर्न्स हैं उनके मुताबिक लेजिस्लेशन में अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन वहां पे कर सकें। तो सर जब वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते तो उनके राइट्स तो सेफगार्ड नहीं हुए ना। एग्जैक्टली तो उनके वो अपने कंसर्न जब रेज नहीं कर सकते और जब अपोज नहीं कर सकते, तो उनके पास अपोज करने की एबिलिटी नहीं है, उनका वोट कंसीडर ही नहीं हो रहा, तो इट मींस सिंपल दे अब वहां पे जो है ना वो वहां पे आप कह सकते हैं कि डमीज बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ देख रहे हैं इर्द चीजें क्या चल रही हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल लेजिस्लेशन। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि व्हाट वाज द एक्चुअल बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड हु वाज द एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल दिस प्रोसेस ऑफ ऑल असल में आप कह सकते हैं कि दे वर टोटली एक्सक्लूसिव नॉन पार्टिसिपेटरी। यहाँ पे कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन थी लेकिन एक्चुअल में नहीं थी। ओके अच्छा सर, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है ह्यूम ने 1885 में बनाई, तो सर उसका कोई रोल नहीं था उन लोगों को इस चीज के ऊपर कायल करने के लिए? क्या वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा मुझे साहब, अगर हम ये जो 1892 का इंडियन लेजिस्लेटिव जो एक्ट देखते हैं, इस एक्ट के पास करने में कांग्रेस का एक रोल जरूर है, बड़ा सब्सटेंशियल रोल है। लेकिन जब कांग्रेस बनी तो फिर ब्रिटिशर्स को ये चीज रियलाइज हुई कि नाउ द इंडियन कम्युनिटी इज गेटिंग एनलाइटेंड इन पॉलिटिकल सेंस, उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस इनहांस हो रही है। सिमिलरली इंडिया के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़े नए एजुकेशनल जब इंस्टीट्यूशंस बने तो उनसे जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे दे वर वेरी एम्पावर्ड, दे वर एजुकेशनली वेरी एनलाइटेंड। तो इन सर्कमस्टांसेस, ऐसे प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर अब ब्रिटिशर्स रियलाइज कर रहे थे कि अब हमें कुछ ना कुछ इनको एडिशनल देना पड़ेगा, वी नीड टू सेटिस्फाई देयर कंसर्न्स। तो उन कंसर्न्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आया था, इसके अंदर आप देखें ना पहले क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं था, क्वेश्चन करने एग्जैक्टली। तो दूसरा उनकी पहले तादाद बड़ी लिमिटेड थी, अब उनकी तादाद भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस तरह से कंट्रीब्यूट किया। अच्छा सर, मुझे कंफ्यूजन थी, आपने शुक्र है क्लियर किया मेरे लिए। सर देखें, कांग्रेस को बनाने वाले भी ब्रिटिश ही, यानी कि सिविल सर्वेंट एक्ट, सॉरी सर। अब बताएं कि मुसलमान जो थे उसमें वो उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी थी, और क्या हिंदू और मुस्लिम इन दोनों कम्युनिटीज को अब सर सेग्रीगेट करके थोड़ा सा बताएं कि उनके राइट्स कहाँ पे डिप्राइव्ड हो रहे थे? क्या हिंदूज की कुछ सुनवाई थी वहां पे? अच्छा देखिए मुर्शिद साहब, हमने जब देखा कि 1857 के बाद उस सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी सर, कि उसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन थी, जो सप्रेशन थी, जो रिप्रेशन थी, उसका डायरेक्ट विक्टिम मुस्लिम कम्युनिटी बनी थी। अच्छा, जिस फेज में जो हिंदू कम्युनिटी थी वो सिविल सर्विसेज में भी पार्टिसिपेट कर रही थी, वो इंडियन जो एक ब्रिटिश स्ट्रक्चर यहाँ पे गवर्नेंस का आया था उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये वो टाइम था जब मुस्लिम कम्युनिटी अपने रिफॉर्मेशन फेज में थी। तो जब वो रिफॉर्मेशन फेज में थी एंड स्टिल दे वर इन देयर वेरी इनक्वेट स्टेज, तो उस इनक्वेट स्टेज के अंदर वो इस पोजीशन में नहीं थे कि कंट्रीब्यूट कर सकते। एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिली जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, लेकिन उस टाइम फिर वो जो सर सिमन खान की पॉलिसी थी दैट वाज जीरो पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, कि आप पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस जब उनको बाहर कर दिया गया पॉलिटिक्स से, तो इट मीन अब वो उनको कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते थे। और अगर वो किसी तरह से पार्टिसिपेट करते, मेंबर बनते इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो दे वुड हैव गॉट पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओह यस। और सर एक ब्यूरोक्रेसी का बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक फैक्ट है कि पहले वो एग्जाम्स भी जाके ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में दिया करते थे, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया में एग्जाम्स हो, और हम तो इतने एजुकेटेड नहीं थे, इसीलिए सर सैयद शायद इंटरेस्ट भी शो नहीं किया बिल्कुल उस सिफारिश के ऊपर। तो सर थैंक यू। ये हमारी जो थर्ड सेशन थी सर, जहाँ पे हमें पता चला कि ब्रिटिश ने किस तरह गवर्न किया, उनकी सर आपने लेजिस्लेचर को भी टच किया सर, उस एग्जीक्यूटिव को भी, और सर इसी तरह क्योंकि हम लोग कहते हैं यहाँ पे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने किस तरह से मुस्लिम और हिंदू और बाकी तमाम कम्युनिटीज को गवर्न किया। यहाँ तक सर आज के सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। यू एम रियली थैंकफुल टू यू एंड सर आई एम साजिद। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।